जय हिंद दोस्तों। आज एक नई शुरुआत करने वाला हूँ। कई छात्रों की मांग थी कि सर जो आप सजीव सर के नोट्स वेबसाइट पर डालते हो वो यदि वीडियो के रूप में मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो मैंने सोचा कि इस पर काम किया जाए। बहुत मुश्किल है पर असंभव भी नहीं है। इसलिए मैंने प्राचीन इतिहास को यानी एंशियंट हिस्ट्री को फ़िलहाल अभी छोड़ दिया है और कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए मध्यकालीन भारत से शुरू करूं और पूरी हिस्ट्री सीरीज को मॉडर्न हिस्ट्री पर जाकर ख़त्म कर दूं। मैं जो आज पढ़ाने वाला हूं उसके एनसीईआरटी नोट्स को पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देता हूं ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे पढ़ें तो आप अच्छी तरह से उस चैप्टर को समझ सकें। समय ज़रूर लगेगा ये सब चीज़ में, पर असंभव ही ये चीज़ नहीं है। इसको कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी पूरा कर सकूँ और लॉकडाउन के पीरियड में इससे बेहतर समय का इस्तेमाल कुछ नहीं हो सकता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो खैर एक बात बताता हूँ कि इतिहास पढ़ने से पहले आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ जिसे याद रखिएगा। वह है नास्ता थियरी, जहाँ ना का अर्थ हुआ नाम, स का अर्थ हुआ स्थान और ता का मतलब हुआ तारीख। यह तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा कि मैं डेट भूल गया, जगह का नाम भूल गया, फलाना राज का नाम भूल गया। यह सब बहाना हिस्ट्री में नहीं चलता है। इसलिए नास्ता थ्योरी को हिस्ट्री पढ़ते वक्त उसी तरह याद रखें जैसे आप लोग भूगोल को पढ़ते समय एटलस साथ में रखते हैं। हिस्ट्री में एक बात और है कि किसी भी घटना को पढ़ने से पहले उसके आगे की पीछे की जानकारी यदि मिल जाती है तो बहुत बेहतर होता है। इसलिए हमने भारत के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने से पहले यह जरूरी समझा कि आपको भारत के मध्यकाल पीरियड आने से पहले विश्व में उस समय क्या चल रहा था, भारत कहाँ खड़ा था उस समय, यह सब आपको जानना जरूरी है। तभी जाकर आप उस चैप्टर को समझ पाओगे। तो इसलिए हम आज मध्यकालीन भारत के इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले यह जानते हैं कि उस समय विश्व में क्या हो रहा था और भारत में इस काल का प्रवेश कैसे, कब और किस परिस्थिति में हुआ। तो इसको जानने के लिए हम मध्यकालीन यूरोप के इतिहास को जानेंगे। उस समय यूरोप में क्या चल रहा था, अरब में प्रशासन की व्यवस्था क्या थी, ये सब जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा और बोरिंग ना हो, हमने वीडियो को शॉर्ट बनाया है और इस चैप्टर में हम 3 चीज़ों को सिर्फ डिस्कस करेंगे। एक है मध्यकालीन युग है क्या, ये जानेंगे पहले। फिर भारत के मध्यकालीन युग का पीरियड क्या वही है जो यूरोप के मध्यकाल का पीरियड था, यानी कहने का मतलब है कि क्या यूरोप में भी उसी पीरियड को मध्यकाल कहते हैं जो हम लोग भारत में कहते हैं, ये भी जानेंगे, इस फैक्ट को जानेंगे। फिर जानेंगे कि मध्यकालीन यूरोप में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, वहाँ के रोमन साम्राज्य के बारे में जानेंगे, उनका पतन कैसे हुआ, यूरोप में पुनर्जागरण की क्या पृष्ठभूमि थी, यूरोप में सामंतवाद का उदय कैसे हुआ, यह सब जानकर आज इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। अगले वीडियो में हम अरब में क्या हो रहा था उस समय ये पढ़ेंगे, चीन में क्या हो रहा था ये भी पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन भारत को समझने के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं, जैसे साहित्य हुआ, अमीर खुसरो के ग्रंथ हुए, कथाएं हुई, यह सब जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि मध्यकालीन युग है क्या। तो जैसे कि आप जानते हैं उनके इतिहास में मध्यकाल का प्रयोग उस युग के लिए किया जाता है जो किसी देश के प्राचीन और आधुनिक काल के बीच में आता है। ये तो साधारण सी बात है, सब आप लोग जानते होंगे। तो भारतीय इतिहास के बारे में कहें तो भारतीय इतिहास में 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का प्रारंभ तथा 18वीं शताब्दी के प्रारंभ को उसका अंत माना जाता है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। तो लगभग 800 से ईस्वी से 1525 ईस्वी तक का काल भारतीय इतिहास का पूर्व मध्यकाल वो पीरियड कहलाता है तथा 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का काल भारतीय इतिहास का उत्तर मध्यकाल कहलाता है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व इतिहास में सभी देशों या हिस्सों में मध्य युग का समय एक सा नहीं है। उदाहरण के लिए यूरोप में प्रायः लगभग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी का युग मध्य युग कहलाता है। जब भी आप शताब्दी पढ़ें
तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि यदि 8वीं शताब्दी लिखी है तो हम 700 से 799 की बात कर रहे हैं। यदि मानिए कहीं तीसरी शताब्दी लिखी है तो हम लोग 200 से 299 की बात कर रहे हैं। ऐसा ही चलता है। और यदि हम किसी शताब्दी के उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं तो उत्तर का मतलब संस्कृत में होता है पश्चात, यानी बाद का भाग। यदि मैं आपसे कहूँ कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फलां चीज घटी तो आप समझिएगा कि 750 ईस्वी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 750 से 799 के बीच की बात कर रहा हूँ। और यदि किसी शताब्दी के प्रारंभिक चरण की बात कर रहा हूँ तो समझिएगा कि आगे के 50 साल, यानी 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण की बात करूँ तो मैं 700 से 750 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। यह कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ये। खैर आगे बढ़ता हूँ। यूरोप में 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में, देखिए यहाँ उत्तरार्ध शब्द आया फिर से, तो यानी हुआ इसका अर्थ 550 से 599 के बीच, ईस्वी के बीच। तो यूरोप में 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में रोमन साम्राज्य जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन से भाग में? एक हो गया पश्चिमी भाग, दूसरा है पूर्वी भाग। अब आपको समझना होगा कि यह रोमन साम्राज्य क्या है। तो रोमन साम्राज्य यूरोप के रोम नगर में केंद्रित एक साम्राज्य था। रोम मतलब इटली। इस साम्राज्य का विस्तार पूरे दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों तक था। रोमन साम्राज्य के पश्चिमी भाग की राजधानी थी रोम। इस भाग में रूस और जर्मनी की ओर से बहुत बड़ी संख्या में स्लाव, जर्मन, ये सब जाति है। स्लाव, जर्मन, हुण आप तो जानते ही होंगे, इसका गुप्त साम्राज्य के समय आक्रमण इन्होंने ही किया था, हुण लोगों ने। तो स्लाव, जर्मन, हुण, गाथ, बैंडल्स आदि जातियों के लगातार आक्रमण होते रहे। कहाँ होते रहे? पश्चिमी भाग की राजधानी रोम में, रोमन साम्राज्य के। तो ये जातियां जो थीं वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य में आई तो लुटेरों के रूप में थी, मगर बाद में वे यूरोप के विभिन्न स्थानों में बस गई और स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गई। इससे उस समय की सरकार और उस क्षेत्र की भाषाओं पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। यही वह समय था जब यहाँ कई आधुनिक यूरोपीय राष्ट्रों की नींव पड़ी। रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस शहर को यह नाम राजा कॉन्स्टेंटिन ने दिया था। इसके पहले यह शहर बेंजेटियम कहलाता था, इसलिए यहाँ के साम्राज्य को बिजेंटाइन साम्राज्य भी कहते हैं। इस क्षेत्र में पूर्वी यूरोप के अलावा आधुनिक तुर्की और सीरिया के भी अधिकतर क्षेत्र शामिल थे, और इस क्षेत्र ने प्राचीन रोमन साम्राज्य की अनेक परंपराओं को बनाए रखा, जिसमें शक्तिशाली सम्राट की परंपरा शामिल थी। पर एक अंतर था दोनों में, मतलब कि पश्चिमी और पूर्वी रोमन साम्राज्य में, वह था धार्मिक मत पे अंतर था। धार्मिक मत में दोनों में अंतर था। हालांकि दोनों भाग में ईसाई मत के अनुयायी ही रहते थे, पर जहां पूर्वी रोमन साम्राज्य ने ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मान्यता दी तो वहीं पश्चिमी साम्राज्य ने कैथोलिक चर्च को मान्यता दी, जिसका मुख्यालय कहाँ था? रोम में था। तो जो बिजेंटाइन शासक थे, बिजेंटाइन शासकों और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरियों का ही प्रभाव वहाँ था। जो रूस में जो हम लोग ईसाई धर्म आज देखते हैं तो इसी के चलते था। और आधुनिक तुर्की तथा सीरिया ने भी, जो बिजेंटाइन साम्राज्य के अंग थे, उन्होंने ग्रीक यानी यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च को ही स्वीकार किया। तो कहने का मतलब यह है कि बिजेंटाइन साम्राज्य बहुत ही एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी में तुर्क लोगों ने आक्रमण कर दिया, और तुर्कों के विजय से ही इस साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। और जब प्राचीन शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे यूरोप को बड़ी हानि हुई। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक का जो काल है वो यूरोप के इतिहास का अंधकार काल माना जाता है। यानी 550 ईस्वी से 1000 ईस्वी जो है वो अंधकार काल कहा जाता है, ब्लैक पीरियड ऑफ यूरोप माना जाता है। तो इस अंधकार युग में यूरोप पूरी तरह टूट चुका था। इतनी अराजकता थी कि कोई भी नियम और कानून, कोई परवाही करने वाला वहाँ नहीं था। तो विशेष रूप से किसान बहुत परेशान थे, उनके अनाजों को भी लोग लूट लेते थे, और व्यापार की
मतलब कि वो एकदम क्षतिग्रस्त हो गया था, अवनति हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक बड़े बड़े शहरों का नामो निशान मिट गया था तथा विदेशी और आंतरिक व्यापार जितने भी थे सब बर्बाद हो गए थे। मतलब पूरी तरह से यूरोप जो है वो लुट गया था तुर्कों की वजह से। तो इस अंधकार युग में ज्ञान का महत्व बहुत घट गया, क्योंकि साधारण व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं थी, और जो ज्ञानार्जन जो काम है वो केवल धार्मिक केंद्रों, मठों, गिरजाघरों तक सीमित रह गया। तो इस काल में जिस सांस्कृतिक जीवन का विकास हुआ वह केवल ईसाई धर्म से ही संबंधित था। ईसाई पादरी सारे यूरोप महाद्वीप में यात्रा करते थे और लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षा शिक्षा जो भी देते थे, इसलिए धीरे धीरे ईसाई धर्म लोकप्रिय होता चला गया। जर्मनी के कुछ राजाओं ने ईसाई धर्म के प्रचार में उत्साह दिखाया तथा सन 1000 ईस्वी में उन्हीं के प्रयासों के कारण एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे हम लोग पवित्र रोमन साम्राज्य यानी होली रोमन एम्पायर कहते हैं। इसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया के आधुनिक राज्य शामिल थे। धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप के अन्य भागों में छोटे छोटे राज्य पनपे। वस्तुतः 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी यूरोप फिर से वैभवशाली हो गया, मतलब कि इसमें फिर से फलने फूलने लगा। विज्ञान और फिर शल्य विज्ञान का विकास हुआ, नगरों की वृद्धि हुई और इटली का जो एक पादुबा और मिलान जैसे अनेक शहर में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। मिलान आप जानते होंगे, मिलान वही है जो याद कीजिए इटली का जो फुटबॉल टीम है आजकल AC मिलान, तो वही इटली का ही है। तो यहाँ फिर से ये जो सब क्षेत्र थे वो फलने फूलने लगे। तो एक नई ऊर्जा का उदय हुआ, यूरोप फिर से जाग उठा, जिसे हम लोग यूरोप के पुनर्जागरण काल से इसको हम लोग जानते हैं। पश्चिमी यूरोप में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद एक नए प्रकार के समाज और एक नई शासन व्यवस्था का उदय हुआ था। इस नई व्यवस्था को हम लोग सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद, तो सामंतवाद को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म शब्द जो है वो लैटिन भाषा का फ्यूडम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा जो किसी सेवा के बदले कुछ शर्तों पर दिया गया हो। तो इस समाज में भूमि ही शक्ति का स्रोत थी, इसलिए सामंती समाज में मुख्य स्थान उन सरदारों यानी लॉर्ड्स का था जो अपनी सेनाओं की सहायता से भूमि के बड़े भाग पर अपना अधिकार जमाए रखते थे, और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है उनका अच्छा खासा रोल था। तो वहाँ राजा भी एक अन्य शक्तिशाली सामंतवादी सरदार ही था, पर समय के साथ साथ राजा की जो शक्ति है वो अधिक होती गई, बढ़ती गई, और छोटे सरदारों की शक्ति जो है सीमित करने के प्रयत्न किए जाने लगे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पश्चिमी यूरोप के सामंती समाज में थोड़े दिन बाद एक अधिक्रम या क्रमवार संगठन, या इंग्लिश में कहे तो हायरार्की कहते हैं उसको, तो वो सामने आया। इस अधिक्रम में प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना निश्चित स्थान था। सबसे ऊपर राजा होता था, वह अनेक सरदारों लॉर्डों में जागीरें बांटता था। ये सरदार लॉर्ड, ड्यूक या अर्ल कहलाते थे। ये सरदार यानी लॉर्ड अपनी जागीरों में से कुछ भाग छोटे लॉर्डों को बांट देते थे। तो ये जो छोटे लॉर्ड थे उनको हम लोग क्या कहते हैं, बैरन कहते हैं। और ये बैरन जो है इसके बदले उन्हें लॉर्ड लोग को वो सैनिक सहायता देते थे। तो इस प्रकार ड्यूक या अर्ल जो भी कहें, तो वो राजा के सामंत होते थे और वे प्रत्यक्ष रूप से राजा को अपना अधिपति मानते थे। जहाँ तक रही बैरन की बात, तो वो ड्यूकों को अपना अधिपति मानते थे। सामंतों के इस अधिक्रम में सबसे छोटी जो श्रेणी थी वो किसकी थी, वो नाइट्स की थी, नाइट। तो साधारणतया वे बैरनों को अपना अधिपति मानते थे और उनको अपनी सैनिक सेवा प्रदान करते थे, और नाइट के नीचे कोई नहीं था, मतलब नाइटों के नीचे कोई सामंत नहीं था। सामंतवादी शासन व्यवस्था में भूस्वामियों सामंतों का मुख्य अधिकार था, और वे पूरी कोशिश करते थे कि कोई भी बाहरी आदमी इस व्यवस्था में शामिल ना हो सके। तो इस तरह से मतलब कि यूरोप में सामंतवाद का हम लोग उदय देखते हैं। मतलब कि सब समाज जो है टुकड़ों में बट गया और राजा हो गया प्रमुख, उसके नीचे इस तरह से एक हायरार्की बन गई। तो यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का संबंध दो और व्यवस्थाओं से था।
जिसमें एक कृषि दास व्यवस्था है। कृषि दास एक ऐसा खेतीहर था जो खेतों पर कार्य करता था, लेकिन वह अपनी चाकरी बदल नहीं सकता था और अपने अधिपति की अनुमति के बिना न तो वह विवाह कर सकता था और न ही किसी दूसरी जगह पर जाकर बस सकता था। सरदार स्वयं एक किले में रहता था आराम से, और उसके हिस्से की भूमि पर कृषिदास कार्य करते थे। इस प्रकार इन कृषिदासों को अपनी भूमि के अलावे स्वामियों यानी लॉर्ड्स की भूमि पर खेती भी करनी पड़ती थी, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से सारी भूमि पर सरदार का ही अधिकार होता था। यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का जो दूसरा आधार था वो सैनिक संगठन था। इस संगठन का प्रतीक बख्तरबंद घुड़सवार थे, यानी वो मतलब कि इक्विपमेंट से वो उनका शरीर ढका हुआ रहता था, बख्तरबंद रहता था, तो वैसे घुड़सवार थे। तो वास्तव में युद्ध में घोड़ों का उपयोग 8वीं शताब्दी तक होने लगा था। रोमन साम्राज्य के युग में सेना के मुख्य अंग कौन से थे? वो पैदल सिपाही थे। पता नहीं आप लोग खेले होंगे, शायद एज ऑफ एम्पायर्स नाम का एक गेम है। उस गेम में रोमन सैनिक होते हैं जिनकी बड़ी सी पैदल सेना होती है और उनके पास लंबे लंबे भाले हुआ करते, तो वैसा रोमन साम्राज्य के सैनिक रहते थे। तो यहाँ घोड़ों का उपयोग केवल उन रथों को खींचने के लिए होता था जिन पर प्रमुख सैनिक अधिकारी सवार रहते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अरबों के आगमन के साथ ही युद्ध के तरीकों में परिवर्तन होने लगा। अरबों के पास बड़ी संख्या में फुर्तीले घोड़े होते थे और उन पर सवार धनुषधारी सैनिकों के आक्रमण के सामने पैदल सिपाही जो है बिल्कुल बेकार सिद्ध हो जाते थे। तो जब यूरोप में अरब के जैसी सैन्य व्यवस्था हुई तो एक नई युद्ध पद्धति का विकास हुआ वहाँ। तो इस नई युद्ध पद्धति के विकास और संगठन के रख रखाव की जरूरत के कारण भी यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था और भी मजबूत हुई। तो उस समय यूरोप का कोई भी राजा केवल अपने साधनों से न तो घुड़सवारों की इतनी बड़ी संख्या को बचाए रख सकता था और न ही उनके साथ सामान की व्यवस्था कर सकता था। तो इसी कारण यूरोप में सेना का विकेंद्रीयकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तथा सामंतों पर राज्य की जो सेवा के लिए निश्चित संख्या में घुड़सवारों और पैदल सिपाहियों को रखने का उत्तरदायित्व आ गया। पश्चिमी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च बड़ा शक्तिशाली था। कैथोलिक चर्च ने पश्चिमी यूरोप के देशों के शासन का कुछ काम अपने हाथों में ले लिया था। जैसे रोमन कैथोलिक जो चर्च होते थे उसमें सबसे बड़ा जो स्थान होता था वो पोप का होता था। तो उसे पृथ्वी का कभी कहते थे कि ईसा मसीह वो प्रतिनिधि माना जाते थे जो पोप होते थे। तो जब बाद में रोम के राजाओं ने धीरे धीरे ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, राजाओं ने स्वीकार कर लिया जब ईसाई धर्म को, तब पोप पश्चिमी यूरोप के सारे ईसाई जनता का नेता माने जाने लगा। तो इसी ईसा की जो 6वीं शताब्दी में पोप उसी प्रकार चर्च का अध्यक्ष माने जाने लगा जैसे कि राजा अपने अपने देश या राज्य में माने जाते थे। तो राजाओं की अपेक्षा पोप अधिक शक्तिशाली होता था और वह राजाओं को अपना आदेश मानने के लिए बाध्य भी कर सकता था। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि चर्च का प्रमुख पोप जो है वो न केवल धार्मिक महत्व का व्यक्ति हो गया बल्कि राजनीतिक तथा नैतिक मामलों में भी उसके अधिकार बहुत बढ़ गए। धीरे धीरे कैथोलिक ईसाई धर्म से संबंधित अनेक मठों में भ्रष्टाचार घुस गया। जब आपके पास शक्ति हो जाती है, आपके पास बल हो जाता है, जब आप राजा से बड़े हो जाते हो तो भ्रष्टाचार का आना तो तय है। तो यहाँ भी यही हुआ। मठों के पास बहुत सारी भूमि हो गई, पैसा हो गया, अपार धन हो गया। इन मठों के जो प्रमुख होते थे सरदारों की तरह व्यवहार करने लगे। इससे कैथोलिक चर्च में आंतरिक मतभेद पैदा होने लगा और कुछ धार्मिक नेताओं ने सुधार करने के लिए एक नया धार्मिक संगठन स्थापित किया और उसका सपोर्ट भी मिला बहुत लोगों को, मतलब बहुत राज्यों से, बहुत देश के शासकों से। उसको उस जो नया जो धार्मिक संगठन बना तो उसको सपोर्ट भी मिला क्योंकि वे पोप और कैथोलिक चर्च के प्रभाव को सहन नहीं कर सकते थे, यानी उनकी प्रभुता को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, पचा नहीं पा रहे थे। तो यूरोप में कैथोलिक चर्च के आपत्तिजनक रीति रिवाजों के विरुद्ध एक आंदोलन चला जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन के नाम से उसको जानते हैं। तो प्रोटेस्टेंट नाम इसलिए रखा गया क्योंकि प्रोटेस्ट यानी विरोध करके इस ईसाई धर्म के विंग का उदय हुआ। और आज भी हम जानते हैं कि पूरा
ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 गुटों में बटा हुआ है। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि ऊपर का जो पोर्शन है, जैसे इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब प्रोटेस्टेंट है, आज भी प्रोटेस्टेंट है। और नीचे जितना भी है स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी का कुछ भाग, अब तो बहुत सारे लोग अथीस्ट हो गए, मतलब भगवान को नहीं मानते हैं। तो ये सारा जो स्विट्जरलैंड, इटली देखिए, इटली, ये सारा जो है कैथोलिक। ऊपर के जो भाग हैं यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे प्रोटेस्टेंट। तो यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं और आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि अरब में क्या चल रहा था और चीन का क्या हालचाल था। उसके बाद जाकर हम लोग भारतीय मध्यकालीन इतिहास के चैप्टर पर कूदेंगे, तब जाकर आपको एक ब्रॉड आइडिया होगा कि हमारा मध्यकालीन इतिहास क्यों और किस परिस्थिति में शुरू हुआ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग जब ये काम सब करते हो तो हमें और भी अच्छे वीडियो लाने का प्रोत्साहन मिलता है। वरना कोई मतलब नहीं बनता कि वीडियो बनाऊं, क्योंकि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग को पसंद आ रहा है हमारा वीडियो, वो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब की संख्या से पता चलता है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।